Hello everyone. Today our topic is financial management. चैप्टर नंबर 9th. ये देखो, कोई भी बिजनेस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. वो प्रॉफिट कैसे उसको मिलेगा? गुड्स को सेल करके. अब अपने इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गुड्स को सेल करना पड़ेगा. सेल करने के लिए उसे या तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर परचेज करना पड़ेगा. प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ही तो सेल करेगा, या फिर परचेज करेगा फिर ही सेल करेगा. तो चाहे तो प्रोडक्शन करना हो, चाहे परचेज करना हो, हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए. तो फाइनेंस क्या होता है? एक बिजनेस की सोल होती है. इट मीन्स कि अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जिसके पास फाइनेंस ही नहीं है, क्या एक बिजनेस चल सकता है? इस्टेब्लिश हो सकता है? नहीं. तो फाइनेंस क्या है? नेसेसरी है. तो अगर हम बिजनेस के अंदर से माइनस कर दें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, इट मीन्स कि क्या हो जाएगा? वो बिजनेस फेल हो जाएगा कि जहाँ पे फाइनेंस को मैनेज ही नहीं किया गया. अब आप कहोगे कि फाइनेंस को मैनेज करना मतलब कि लाइक आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज पार्टी देनी है. अब आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है. पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने देखा कि आपको 20,000 रुपीज़ की नीड है. आपने देखा आपको 20,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है. फिर आपने ये देखा कि आपके पास कितने हैं. आपने देखा आपके पास है 10,000. ठीक है. अब 10,000 और कहाँ से आए? 10,000 और कहाँ से आए? कहाँ से लोगे? या तो आप अपने किसी रिलेटिव से बोरो करोगे या किसी अपने फ्रेंड से लोगे. अब आपके पास मनी अरेंज होगी. अब आप क्या करोगे? पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे. फिर देखोगे कि जैसा आपने सोचा था क्या वैसे ही वो पार्टी ऑर्गेनाइज हुई या नहीं. यानी कि आपने उन फंड्स को क्या किया? उस पैसे को उस पार्टी के अंदर लगा दिया. तो यानी कि आपने सबसे पहले एस्टिमेट लगाया कितने पैसे चाहिए. फिर देखा वो पैसे कहाँ से अरेंज करें. फिर आपने क्या किया? उस पार्टी के अंदर उस पैसे को लगाया. तो इसी तरह क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यानी कि आपने क्या किया? फाइनेंस को मैनेज किया. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा है. मैनेजमेंट क्या है? एक बहुत बड़ा वाइडर कंसेप्ट है. मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू डू वर्क इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है? मैनेजमेंट की ब्रांच है जो कि किससे रिलेटेड है? विच इज रिलेटेड विथ एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी. यूटिलाइजेशन ऑफ मनी या फिर फंड्स कह सकते हो. कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की एक ब्रांच है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो किससे रिलेटेड है? एक्विजिशन. एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, लेना. किसको? मनी को. और उस मनी को अच्छे से यूटिलाइज करना. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कि कहाँ से मनी को अरेंज करें और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, वही क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमने फिक्स्ड एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है. हम ये कह रहे हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना. कि फंड्स को एक्वायर करो, फंड्स को यूटिलाइज करो. यूटिलाइज मतलब पैसा लगाओ, पैसा लो. देखते हैं हम कहाँ से पैसे लेने हैं,
कहाँ पर लगाने हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि फिक्स्ड एसेट में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने की हों और वन फिक्स्ड एसेट कितने की हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि टोटल हमने फिक्स्ड एसेट में कितना मनी इन्वेस्ट करना है और एक फिक्स्ड एसेट में हमने कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। लाइक मैंने ये बोला कि मुझे 50 करोड़ की फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है, मुझे फिक्स्ड एसेट में 50 करोड़ लगाना है टोटल। और अब फिक्स्ड एसेट तो आपको पता ही क्या क्या होता है, लैंड बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि एक फिक्स्ड एसेट में कितना लगाऊं, तो मैंने कहा कि मैं 15 करोड़ रुपीस प्लांट एंड मशीनरी में लगाऊंगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है कि जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि टोटल फिक्स्ड एसेट में हमने कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है और एक फिक्स्ड एसेट में हमने कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एसेट, जब फिक्स्ड एसेट के अंदर हम मनी इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिक्स्ड एसेट यानी कि मोर देन 1 ईयर, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी हम उसको बोलते हैं। आया समझ। अब बात करते हैं सेकंड की। अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हमने फिक्स्ड एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब हम डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे करंट एसेट। क्या डिटरमाइन करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, करंट एसेट्स। कि जैसे हमने कहा कि फिक्स्ड एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, टोटल कितना, और वन फिक्स्ड एसेट में कितना। इसी तरह करंट एसेट आपको पता ही है क्या होती है, जो कि हमें नीड होती है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए होती है एक बिजनेस के अंदर, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि टोटल हमने करंट एसेट में कितना लगाना है और वन करंट एसेट में कितना लगाना है। करंट एसेट में क्या क्या आ जाता है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गया। अब मैंने ये बोला कि मुझे 10 करोड़ करंट एसेट में लगाना है, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि 2 करोड़ के मेरे डेटर्स होने चाहिए, 5 करोड़ का मेरा स्टॉक होना चाहिए। तो टोटल करंट एसेट में कितना और वन करंट एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये हम किस में डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ proportion of long term and short term finance। अब यहाँ देखो, इन दोनों में तो हम पैसा लगाने की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट में कितना लगाएं, मशीनरी कितने की परचेज करें, मशीन में कितना पैसा लगाएं, बिल्डिंग में कितना पैसा लगाएं। यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, करंट एसेट, स्टॉक के अंदर कितना इन्वेस्ट करें, कैश कितना पड़ा होना चाहिए। अब हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। यहाँ हम पैसा लगाने की बात कर रहे हैं। अब पैसा लगाने के लिए पैसे का आना भी तो ज़रूरी है ना। इट मीन्स कि हमारे पास पैसे होंगे तो ही तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ही तो हम लगाएंगे। तो बात करते हैं कि वो पैसा आए कहाँ से, वो मनी आए कहाँ से। तो इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म से हमने कितना लेना है और शॉर्ट टर्म से हमने कितना लेना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको पता ही क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आप लोगों ने +1 में किया ही हुआ है 7th यूनिट में। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिवेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या आ जाता है, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म से हम कितना पैसा उठाएं और शॉर्ट टर्म से हम कितना पैसा उठाएं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ proportion of long term sources।
लास्ट पॉइंट में हमने क्या कहा कि शॉर्ट टर्म से कितना लेना है और लॉन्ग टर्म से कितना लेना है, कि डिसाइड किया कि शॉर्ट टर्म से 10 करोड़ लेना है और लॉन्ग टर्म से 20 करोड़ लेना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का प्रपोर्शन कितना हो, यानी कि डेट से हम कितनी मनी लें और इक्विटी से हम कितनी मनी लें। डेट से हम कितनी मनी लें और इक्विटी से हम कितनी मनी लें, वहाँ पे तो टोटल की बात कर रहे हैं ना, डेट प्लस इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डेट के अंदर डिवेंचर्स, लोन। तो यहाँ पे हम इन दोनों का प्रपोर्शन देखेंगे कि डेट से कितनी और इक्विटी से कितनी। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं कि जब हम ये चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ें, कि फिक्स्ड एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, करंट एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म से कितना लें, शॉर्ट टर्म से कितना लें, इक्विटी से कितना लें, डिबेंचर से कितना लें, यानी कि पहले के 4 पॉइंट्स को लेकर चलो जो हमने 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया। तो कहते हैं जब हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं ना, तो हम इस तरह से डिसाइड करें कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप सबको बनाना आता ही होगा। इस साइड क्या आती हैं, एक्सपेंसेस हमारे, इस साइड हमारी इनकम आती है। अगर हम फिक्स्ड एसेट को ज़्यादा ले लें, मतलब फिक्स्ड एसेट में हमने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा। डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ का हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट करा। इसी तरह अगर हम डिबेंचर्स को ज़्यादा ले तो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे क्या हमारे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब भी हम ऐसा डिसीज़न लेते हैं कि हमने कितना फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कितना हमने डेट यूज़ करना है, तो इस तरह से हम लें कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो ये था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल, टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है शेयर होल्डर की, उस कैपिटल को इंक्रीज करना, उस कैपिटल को इंक्रीज करना। तो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। ठीक है, तो शेयर होल्डर की वेल्थ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में मार्केट प्राइस पर शेयर। हमने क्या कहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब कि शेयर होल्डर की कैपिटल को इंक्रीज कर दो। ठीक है, और शेयर होल्डर की कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी, जब शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। जब शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर होल्डर वेल्थ का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में मार्केट प्राइस पर शेयर। कि जैसे क्या है, एक पर्सन ने 10,000 शेयर परचेज किए और उस टाइम क्या था, शेयर का प्राइस था 10 रुपीज़। इट मीन्स कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख। अब क्या हुआ, ये जो मार्केट प्राइस है ये अप हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई इंक्रीज हो गया 5 से, यानी कि 15 रुपीज़ हो गया।
मार्केट प्राइस। तो अब उसके कितने लगे हुए, 1.5 लाख, यानी कि 50,000 से उसकी जो कैपिटल थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि शेयर होल्डर की वेल्थ, शेयर होल्डर की कैपिटल को इंक्रीज करो। और शेयर होल्डर की कैपिटल कब इंक्रीज होगी, जब शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, शेयर होल्डर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। यही तो ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं कि ये जो मार्केट प्राइस है ना, ये कैसे इंक्रीज होगा, ये जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो कैसे इंक्रीज होगा। तो ये मार्केट प्राइस कैसे इंक्रीज होता है, जब हम 3 ऑप्टिमम डिसीजंस लेते हैं। जब हम 3 ऑप्टिमम डिसीजंस लेते हैं, तो हमारे 3 डिसीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। कितने डिसीजन है, 3 डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों को हम फाइनेंशियल डिसीजन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये फाइनेंसिंग है और ये फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल डिसीजन में तीनों डिसीजन आ जाते हैं, और फाइनेंसिंग डिसीजन तो एक पार्ट है किसका, फाइनेंशियल डिसीजन का। तो हमने कहा 3 ऑप्टिमम डिसीजन, यानी कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, हम मनी कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो जब हम डिसीज़न लेते हैं तो हम वहाँ पर मनी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर पैसे लगाते हैं जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हम मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं। कि मान लो आप लोगों ने किसी बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवानी है, एक ए बैंक है, एक बी बैंक है। ए बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 7% पर एनम से, बी बैंक आपको दे रहा है 9% पर एनम इंटरेस्ट। अब आपने मनी लगानी है, कौन से बैंक में लगाओगे, ऑब्वियस है बी बैंक में, क्योंकि बी से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, उस एसेट में इन्वेस्ट करती है जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिले। उसके बाद आता है सेकंड, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट तो होता है कि मनी कहाँ लगाऊं, अब यहाँ पे फाइनेंसिंग का मतलब होता है लेना, मनी कहाँ से लूँ, अरेंज कहाँ से करूँ, क्योंकि लगाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, वो पैसे कहाँ से लूँ, कहाँ से अरेंज करूँ। तो ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, अब हम कहाँ से मनी अरेंज करेंगे, जहाँ पर क्या हो, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, जहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। लाइक डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। जहाँ पर कंपनी क्या करती है, जहाँ से पैसे लेती है उसके बदले में जो पे करेगी वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी तरह इक्विटी भी क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो डिविडेंड भी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी कंपनी के लिए। तो अब क्योंकि पैसे लेने हैं तो कहाँ से लेंगे, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। अब मान लो आपको मनी बोरो करनी है, ठीक है, अब ए बैंक है वहाँ से लोन ले सकते हो, बी बैंक है वहाँ से लोन ले सकते हो। ए बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज करता है, बी बैंक आपसे 9% इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब आप कहाँ से मनी लोगे, ए बैंक से, यानी कि यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ से मनी अरेंज की जाती है जहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो।
लगाएंगे वहाँ जब रिटर्न ज़्यादा मिले, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिले, और मनी लेंगे वहाँ से जहाँ पे हमें कम देना पड़े, इंटरेस्ट कम देना पड़े। तो अगर हम ये डिसीज़न अच्छे से ले रहे हैं, चाहे तो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न चाहे फाइनेंसिंग डिसीज़न, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो हमें अचीव हो जाएगा। थर्ड आता है हमारा लास्ट जो डिसीज़न है वो है ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो बाकी का पार्ट होता है जो रख लिया जाता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, किसमें? शेयर होल्डर्स में, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और जो हिस्सा रख दिया जाता है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो अब हमने डिविडेंड डिसीजन लेना है, मतलब ये डिसाइड करना है कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना डिविडेंड दिया जाए। तो कहते हैं कि जब हम ये डिसीजन लेते हैं तो हम इतना डिस्ट्रीब्यूट करें कि शेयर होल्डर क्या हो? सेटिस्फाई हो, क्या हो? सेटिस्फाई हो, प्लस इतना हम रिटेन भी करें कि फ्यूचर में कल को कोई रिस्क आ जाए ना तो उसको भी हम फेस कर सकें। ऑप्टिमम, अच्छे से डिसीजन लो, प्रॉपर डिसीजन लो। तो डिसीजन इस तरह से हो, अगर मान लो हमने सारा का सारा रख दिया, डिविडेंड नहीं दे रहे, शेयर होल्डर ही हैप्पी नहीं होंगे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। और अगर हम सारा का सारा बांट देते हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं, कल को अगर कोई भी रिस्क आ जाता है फ्यूचर में तो हम क्या करेंगे? तो इस तरह से उस प्रॉफिट को डिवाइड करो, मतलब शेयर होल्डर भी खुश हों और फ्यूचर में कुछ भी रिस्क आ जाए, कोई भी मतलब कि बैड सिचुएशन आ जाए तो उसको भी हम फेस कर सकें। तो जब हम ये तीनों डिसीज़न अच्छे से लेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो अचीव हो जाएगा। कब? जब मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। और मार्केट प्राइस कब इंक्रीज होगा? जब ये तीनों डिसीजन ऑप्टिमम मैनर में लिए जाए, प्रॉपर वे में लिए जाए। आया समझ? ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग किया, रोल किया और ऑब्जेक्टिव किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।